हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह सामाजिक अध्ययन। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की जो मेरा टॉपिक रहेगा वह भारत की वनस्पतियां। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढालते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां में वो पौधे सम्मिलित हैं जो किसी मानव के हेल्प के बिना, ठीक है, सहायता के बिना अपने आकार या संरचना को आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार वो लोग ढाल लेते हैं वो पौधे। प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण का प्रत्यक्ष सूचक होता है। जो आपका प्राकृतिक वनस्पति है, पर्यावरण क्या होता है, वह प्रत्यक्ष सूचक होता है। प्राकृतिक वनस्पतियां का सीधा संबंध धरातल संरचना व जलवायु से है। ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक वनस्पतियां, इसका सीधा संबंध किससे दोस्तों है? धरातल संरचना व जल वायु से है। चलिए इसमें और लाइनें हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। भारत को विविधताओं का देश माना जाता है और प्राकृतिक वनस्पतियां के वितरण की दृष्टि से भी यह कथन सर्वथा सत्य है। भारत कैसा देश है? विविधता का देश है। ठीक है, और प्राकृतिक जो वनस्पतियां के वितरण की दृष्टि से भी यह कथन सर्वथा सत्य है। यहाँ न तो धरातली समानता है और न ही जल वायु समानता है। ठीक है, दोनों दशाओं में यहाँ पे समानता नहीं है। इसीलिए जो प्राकृतिक वनस्पतियों में भी पर्याप्त जो आपकी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारतीय वनस्पतियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की है। जो भारत की वनस्पति है शीतोष्ण कटिबंधीय भी है और उष्ण कटिबंधीय भी है। शीत कटिबंधीय वनस्पति हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती है। जो शीत कटिबंधीय वनस्पति है ये कहाँ मिलती है दोस्तों? यह हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती है। ठीक, यहाँ वनस्पति वितरण को प्रभावित करने वाला कारक ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पति वितरण है उसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ऊंचाई है। इस कारण निचले भागों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से लेकर उच्च भाग में तुंडा जैसी वनस्पति तक पाई जाती हैं। ठीक है, इस कारण जो निचले भाग में क्या है? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से लेकर उच्च भाग में कहाँ क्या पाई जाती है? टुंड्रा जैसी वनस्पति तक पाई जाती है। देश के अन्यत्र भागों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। इनका वितरण वर्षा की मात्रा पर पूर्णतः निर्भर करता है या निर्भर है। और दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां इसको 5 भागों में वितरण किया गया है। पहला कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तीसरा आपका है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आपका चौथा है कटीले वन और आपका पांचवा कौन सा है? पर्वतीय वन। चलिए हम इन पांचों के बारे में इनके बारे में देखेंगे अच्छे से एक एक पॉइंट करके। पहला दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जो आपका पहला है। ठीक है, यह वनस्पति पश्चिमी घाट के सह्याद्री अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे जो यहाँ पे होता है, इसका वर्षा क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, में जैसे हिमालय क्षेत्र हो गया आपका, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में पाई जाती है। यह आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। इन वनों की मुख्य विशेषता इनकी अधिक ऊंचाई तथा वृक्षों की सघनता है। और इन वनों की जो मुख्य विशेषता क्या है? इनकी ऊंचाई है और इनकी सघनता है। पेड़ों के ऊपरी सिरों पर इतनी शाखाएं होती हैं कि ये छाते का आकार ले लेती हैं। जो इनको पेड़ों के ऊपर जो सिरे हैं, इनकी जो शाखाएं कैसे लेते हैं? छाता के आकार की ओर ले लेती हैं। इन वनों की लकड़ियां कठोर प्रकृति की होती हैं। ठीक है, जो इन वनों की लकड़ियां वो कठोर प्रकृति की होती है। इसमें प्रमुख रूप से कौन सा दोस्तों? महोगनी, आपनूस, बांस, बेत, सिनकोना, रबर उल्लेखनीय। ये जो पौधे का नाम है इन सब में ये उल्लेखनीय है। ठीक है, घासें यहाँ पूर्णतः अनुपस्थित होती है। जो घास यहाँ पे नहीं होती हैं। ये वृक्ष शुष्क काल में भी अपनी पत्तियों को नहीं
गिराते तथा सदा हरे भरे रहते हैं। तो ये जो वनस्पतियां हैं, जो शुष्क काल होता है उसमें भी अपनी पत्तियां, जब ये झड़ने का मौसम होता है लेकिन वहाँ पे नहीं झड़ती हैं, और ये सदा वर्ष भर क्या होती हैं, हरी भरी रहती हैं। इसी कारण से इन्हें सदाबहार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरग्रीन वन, कहा जाता है। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं नेक्स्ट में। अब आपका कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, इसे हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। भारत में जिन भागों में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। भारत में जहाँ से 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो देखे जा सकते हैं। पश्चिमी घाट से पूर्वी ढाल शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर तथा तराई क्षेत्र में ये विस्तृत हैं। ठीक है, ये कहाँ थे, जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तक और शिवालिक श्रेणी के सहारे यह जो भाबर तथा तराई क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये क्या इनका विस्तार है। इनमें सागौन मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। जो सागौन पौधा या पेड़ है, यह मुख्य रूप से क्या है, उल्लेखनीय है। उत्तरी क्षेत्र में साल, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, सखुआ, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन वनों के अंदर चंदन, ठीक है, चंदन जो आपका कर्नाटक में है, ठीक है, शीशम जो आपको उत्तरी भाग में, आम, महुआ, त्रिफला, ठीक है, त्रिफला, आंवले, हरे बहेड़ा, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये त्रिफला में आते हैं, 3 फल में। ठीक है, तथा खैर प्रमुख रूप से मिलते हैं। ये सब क्या है, यहाँ पे मुख्य रूप से मिलते हैं। जैसे कैसे कैसे दोस्तों, वृक्षों के साथ चंदन की लकड़ी मिलती है, शीशम जो आपके उत्तरी भाग में है, आम, महुआ और त्रिफला, ये जो फल होते हैं, त्रिफला में 3 फल होते हैं, आंवला, हर्रे और बहेड़ा। ठीक है, ये खास तौर पर यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, ये वन न तो अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों की तरह और न ही सघनता वाले होते हैं, बल्कि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए गिरा देते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वाष्पोत्सर्जन के बचने के लिए। यही कारण है कि इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इन्हें पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय, जिसको हम लोग शुष्क पर्णपाती वन बोलते हैं। ऐसे वृक्ष उन भागों में बहुतायत मिलते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा की कमी तथा जलवायु की विषमता के कारण इनमें ऊंचे वृक्षों का अभाव होता है। ठीक है, मतलब कि वर्षा की कमी के कारण और जो जलवायु की विषमता के कारण यहाँ पे ऊंचे वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, ये वृक्ष उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों, पश्चिमी बिहार, उत्तर व पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के पूर्वी भाग, कर्नाटक की मध्यवर्ती संकीर्ण पट्टी में विस्तृत हैं। ठीक है, जो ऐसे पेड़ हैं ये कहाँ कहाँ तक हैं, उत्तर प्रदेश के जो अधिकतर भाग वहाँ पे हैं, जो पश्चिम बिहार वहाँ पे हैं, उत्तर व पश्चिम मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में ये फैले हुए हैं, और उत्तरी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भी इनका क्षेत्र है। तमिलनाडु के पूर्वी भाग में और कर्नाटक के जो मध्यवर्ती संकीर्ण पट्टी है वहाँ पर भी इनका विस्तृत है। इनके बीच बीच में छोटी छोटी झाड़ियाँ भी उग जाती हैं। ठीक है, जो इनके जो बीच में क्या होती है, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं। और हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वन, कटीले वन। ये वन उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ वर्षा, ठीक है, जो वार्षिक वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से भी कम है। जहाँ वार्षिक मात्रा बताया गया कि जो 80 सेंटीमीटर उससे कम है, उसी क्षेत्र में जो कटीले वन है आपके पाए जाते हैं। इनमें कांटेदार बौने वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे बबूल, कीकर, खजूर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सामान्य वर्षा होती है यहाँ पे ये सब पेड़ पाए जाते हैं, जैसे बबूल हो गया, कीकर हो गया, खजूर हो गया। ठीक है, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्र में झाड़ियाँ पाई जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे क्या पाई जाती है, सिर्फ झाड़ियाँ पाई जाती है। इन वृक्षों व झाड़ियों की जड़ें गहरी होती हैं, छाल मोटी होती हैं तथा इनमें लंबे कांटे होते हैं। जो इन वृक्षों की झाड़ियाँ क्या होती है, वो जड़ें इन लोगों की क्या होती है, अंदर तक होती है, मतलब गहरी होती हैं।
और जो उनके छाल क्या होते हैं वो मोटी होती है, तो तथा जो उनके कांटे क्या होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है, इसमें और देखते हैं, इसमें क्रमशः पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई से नमी, और देखते हैं काफ़ी गहराई से नमी प्राप्त करने और नमी की हानि से बचाने में सहायक है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई से नमी प्राप्त करने और नमी की हानि से बचाने में ये सहायक होते हैं। इस प्रकार वनस्पति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्कन प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, जो ऐसे पौधे हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्कन पठार के शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। चलिए आप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपका है, लास्ट है पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हिमालय प्रदेश के वन ऊंचाई के साथ बदल जाते हैं। जो हिमालय प्रदेश के वन है ये ऊंचाई मतलब हाइट के साथ क्या बदल जाते हैं। हिमालय के पदीय भाग जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से आच्छादित हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि हिमालय जो प्रदेश है उसके ऊंचाई के साथ साथ क्या ऐसे वन बदल जाते हैं। हिमालय के जो पदीय भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से क्या है आच्छादित हैं। इस पेटी का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष साल है। ठीक है, जो इस पेटी का सबसे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो वृक्ष है वह का साल है। इससे अधिक ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसके बताया जा रहा है कि जो इससे जो अधिक ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, जहाँ सदाबहार, ओक, ठीक है, चेस्टनट और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष का नाम दिया गया है ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। 1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वनों की पेटी पाई जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि जो 1600 मीटर से लेके जो आपका 3300 मीटर तक है, इस बीच में क्या पाई जाती है, जो शंकुधार क्या होती है वन पाए जाते हैं, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, जिसके चीड़, सीडर, सिल्वर फर और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों और देख लेते हैं, इससे अधिक ऊंचाई पर अस्थाई हिमरेखा तथा अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इससे जो 3300 है मीटर इसकी ऊंचाई पर क्या क्या पाई जाती है, हिमरेखा तथा अल्पाइन वनस्पति मिलती है, जिसमें केवल झाड़ियाँ और घासें मिलती हैं। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं झाड़ियाँ और घास मिलती है इसके ऊंचाई पर। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं आपका 5 पॉइंट खत्म हो गया है, और इसके बाद इन 5 का विश्लेषण हम लोग देखते हैं। उपयुक्त 5 वनस्पति विभागों के अतिरिक्त समुद्री भाग में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसमें इन 5 के बाद इसमें बताया जा रहा है कि जो समुद्री भाग है वहाँ पे एक प्रकार की विशेष, ठीक है, वनस्पति भी मिलती है, जिसे ज्वारी वनस्पति या ज्वार वन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग ज्वारी वनस्पति या ज्वार वन के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। ये वन भारत के मुख्यतः पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। जो ऐसे वन भारत के मुख्यतः पूर्वी तट पर पाए जाते हैं जहाँ समुद्र ज्वार का पानी पहुंचकर भूमि दलदली बना देती है। ठीक है, जहाँ पर क्या जो समुद्र ज्वार का पानी पहुंचकर भूमि को दलदली बना देता है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि के डेल्टाई भाग उच्च ज्वार आने पर जलमग्न हो जाता है, वहाँ मैग्रोव तथा सुंदरी के वृक्ष अधिक मिलते हैं। ठीक है, जैसे बताया जा रहा है कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि को जो डेल्टाई भाग है जब उच्च ज्वार आता है वहाँ पर जलमग्न मतलब जल से भर हो जाने के कारण वहाँ का क्षेत्र क्या हो जाता है, मैग्रोव तथा सुंदरी के वृक्ष अधिक मिलते हैं ऐसे क्षेत्र में। राष्ट्रीय वन नीति भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार 1994 में वन नीति घोषित की गई। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो ब्रिटिश सरकार था उस समय 1894, सॉरी दोस्तों गलती हो गया था, 1894 में वन नीति घोषित की थी। स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या व पशुओं की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिससे वनस्पतियों पर दबाव बढ़ने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जनसंख्या व पशुओं की संख्या में क्या तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई, जिससे क्या हुआ वनस्पतियों पर दबाव
बनने से उन पर क्या पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, हमारे वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास होने लगा। जो हमारे वन थे वो बड़े पैमाने में उनका ह्रास होने लगा, मतलब नुकसान होने लगा, जिससे क्या हो गया, पारिस्थितिक तंत्र को बहुत अधिक क्षति पहुंची। ठीक है, और उसकी क्षतिपूर्ति पर पाना दुरूह कार्य हो गया, मतलब एक कठिन कार्य हो गया उस क्षतिपूर्ति को सही कर पाना। इसमें और हम लोग देखेंगे दोस्तों, वनों के अविवेकपूर्ण विदोहन से मृदा अपरदन व बाढ़ की समस्या गंभीर रूप धारण कर ली। ठीक है, जो वन है, वन के अविवेकपूर्ण विदोहन से क्या हो गया, मृदा अपरदन व बाढ़ की समस्या गंभीर रूप से धारण कर लिया। 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति लागू की गई। जो 1952 में क्या है, भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति लागू की गई। इस नीति में लोगों को स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जनजातियों के विकास के लिए एक टिकाऊ व वन प्रबंधन पर बल दिया गया। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इस नीति से लोगों को स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जो वहाँ के जनजाति थे उनके विकास के लिए एक टिकाऊ वन प्रबंधन का या इस पर बल दिया गया। जनजातियों की आजीविका वनों के सहारे ही चलती थी। वहाँ की जो जनजातियाँ थी उनकी जीविका किसके सहारे चलती थी, वह वनों के द्वारा ही चलती थी। सन 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई। जो 1988 में एक नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, जो कि इन सब का जगह जो क्षेत्रफल है वो कम करने के लिए, ठीक है, जो कम हो रहा था उसको रोकने के लिए। इस नीति विशेष के प्रमुख उद्देश्य है। जो ऐसी नीति बनाएगी, इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे, चलिए हम लोग उस उद्देश्य को जानेंगे। पहला क्या था, इसमें देश में 33% जो भूमि है, 33% भूमि है, सॉरी दोस्तों, जो 100% भूमि है उसमें क्या है, 33% भाग पर वन लगाया जाए, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी रूप से असंतुलित क्षेत्रों में वनीकरण करना। आपका तीसरा पॉइंट है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा अनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। अब आपका चौथा पॉइंट था, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकने तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। ठीक है, अब और पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वनीय आवरण का विस्तार। और आपका नेक्स्ट पॉइंट था, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की जो कटाई है रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना। ठीक है, जन आंदोलन होगा यहाँ पे, जिसमें क्या महिलाएं शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। ठीक है, जो पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया गया और जो पेड़ की कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए जन आंदोलन चलाया गया, जिसमें क्या महिलाएं भी शामिल हुई ताकि वन पर दबाव कम हो सके। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम लोग सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। ठीक है, जो आपकी सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग 1976 में जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है इन्होंने किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, छोटी इमारती लकड़ी तथा छोटे छोटे वन उत्पादन या उत्पादों की आपूर्ति करना था। ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसमें या इसके प्रमुख जो 3 अंग थे। चलिए पहला देखा था शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, तीसरी आपकी थी फार्म वानिकी। अब इन और नीचे कुछ लाइनें दी हैं, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। शहर वानिकी के अंतर्गत शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़क के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन आता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो शहर वानिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके इर्द गिर्द सार्वजनिक जो भूमि है जैसे हरित पट्टी आ गया, पार्क आ गया, सड़कों के साथ साथ
सड़कों के साथ जगह जहाँ पे सड़क की जगह थे वहाँ पे लगाना, और औद्योगिक व व्यापारिक, ठीक है, स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन आता है। चलिए दोस्तों, और इसमें हम लोग देख लेते हैं वानिकी, ग्रामीण वानिकी में, ठीक है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता था, ठीक है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ व फसल एक साथ लगाना, ठीक है। जो आपके कृषि योग्य जो बंजर भूमि पर क्या करना है, पेड़ व फसल एक साथ लगाना है। इसका अभिप्राय है कि वानिकी व खेती एक साथ करना, ठीक है। वानिकी व खेती एक साथ करना जिससे खाद्यान्न, ठीक है, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। इसका जो मकसद था कि वानिकी व खेती एक साथ दोनों हो, जिससे आपको खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फल उत्पादित एक साथ किया जाए। सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक भूमि, गांव, चारागाह, मंदिर, भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है, ठीक है। क्या क्या गया इसमें, सार्वजनिक भूमि पे गांव, चारागाह, मंदिर, भूमि, सड़क के दोनों ओर, जो नहर किनारे, रेल पटरी के साथ साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल था। इसका उद्देश्य पूरे के पूरे समुदाय को लाभान्वित करना था, ठीक है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते थे, ठीक है। फार्म वानिकी के अंतर्गत जो किसान थे अपने खेतों में क्या करते थे, व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते थे। वन विभाग इसके लिए छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते थे। जो वन विभाग है इसके अंतर्गत छोटे या जो मध्यम किसान थे उन्हें निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, और देख लेते हैं, कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के साथ। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33.3% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.3% जो है क्या वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके अनुसार मैदानी भागों में 25% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र क्या है वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। एक और पॉइंट देख सकते हैं, तत्कालीन कृषि जो मंत्री के एम मुंशी, ठीक है, एम मुंशी द्वारा 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। जो एम मुंशी थे उनके द्वारा 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया, वन महोत्सव। प्रतिवर्ष आज भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और कुछ लाइनें देख लेते हैं। वन्य जीव भारत में वनस्पतियों की विविधता की भांति वन्य जीवों की भी विविधता पाई जाती है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि वन्य जीव भारत में वनस्पतियों की विविधता की भांति वन्य जीवों की भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। यहाँ 89,000 जातियाँ के वन्य प्राणी हैं, ठीक है। कितना दोस्तों, 89,000 जो जातियाँ हैं उसके वन्य प्राणी हैं। इसमें हाथी आकार में सबसे बड़ा है। जो हाथी है वो आकार में क्या सबसे बड़ा जीव है। जल स्थर चर जीव घड़ियाल केवल भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके घड़ियाल जीव है ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। यहाँ एक सींग वाले गैंडे भी मिलते हैं। पशु पक्षियों के शिकार और वनों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों की संख्या घट रही है। कुछ प्रजातियों तो लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अभयारण्यों तथा और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। जो कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, इनको संरक्षण प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो ये सब है रिजर्व स्थान या औद्योगिक, चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं।
आपका पहला है नीलगिरी, ठीक है, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, डिब्रू साइखोवा असम में है, और मानस कहाँ है, असम में भी है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं दिवांग अरुणाचल प्रदेश है, नोकरेक मेघालय में है, ग्रेट बियर आपका है, नेक्स्ट है सिम लिपाल, ठीक है, उड़ीसा में है, अगरत्यामलाई केरल में है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अचान कमार कहाँ है दोस्तों, अमरकंटक में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, शीत मरुभूमि कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसमें और देख लेते हैं कच्छ की रण गुजरात, शेषा चंबल कहाँ है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है। 1973 में यूनेस्को ने कुछ देशों के मानव एवं जीव मंडल पर एक कार्यक्रम MAB शुरू किया था, ठीक है। जो 1973 में यूनेस्को ने कुछ देशों के साथ मानव एवं जीव मंडल पर एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसी के आधार पर उक्त 18 भारतीय जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 41 क्या है जो टाइगर रिजर्व भी स्थापित हैं। और इसमें देख लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण परियोजना, जो गिर शेर परियोजना 1972, गैंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1992 में ये सब परियोजनाएँ हुई। और महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ, 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में ये सब पारित हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, रेड डाटा बुक। इसमें संकटग्रस्त जीवों की सूचीबद्ध किया जाता है। भारत के संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राप्त जीवों की सूची में लाल पांडा, भालू, बिलाव, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गैंडा, जंगली गधे आदि सम्मिलित है। जो रेड डाटा बुक है, जो विलुप्त होने के कगार पर जो पशु पक्षी या जीव हैं उनका इसमें डाटा रखा जाता है। जिसमें दोस्तों लाल पांडा, भालू, ठीक है, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गैंडा, जंगली गधे आदि सम्मिलित हैं जो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पे हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खगोलीय संगठन। अंतरिक्ष संबंधित अनुसंधान करने वाली संस्थाएं खगोलीय संगठन कहलाती है। इनमें भारत की इसरो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। चलिए हम लोग जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके बारे में हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसरो, यह भारत क्या है राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वो बेंगलोर में है, और इसकी जो कर्नाटक की राजधानी है। इस संस्थान में 15,000 से अधिक क्या है वैज्ञानिक कार्यरत है, मतलब कर रहे हैं कार्य। संस्थान का मुख्य कार्य क्या होता है, भारत के अंतरिक्ष संबंधित तकनीकी उपलब्ध करवाना, ठीक है। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह प्रमोचक यानी यानों जो है यान होते हैं या परिज्ञापी रॉकेटों को क्या करना है, भ्रू प्रणालियों का विकास इसमें शामिल है। और इसमें कुछ लाइनें देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है, राधाकृष्णन है, ठीक है, इसके निर्देशक। वर्तमान में भारत न सिर्फ अपनी अंतरिक्ष संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों की अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों की सुविधाएं उपलब्ध कराकर सहयोग कर रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत जो है अपनी जो आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम तो है ही, साथ साथ यह दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ क्या है अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक जो है और व्यापारिक स्तर पर, ठीक है, सुविधाएं उपलब्ध कराकर सहयोग कर रहा है। इसमें और देख लेते हैं, इसको आज ध्रुवीकृतम उपग्रह प्रक्षेपण, ठीक है, यान एवं GSLV की सहायता से क्रमशः ध्रुवीय एवं भूस्थैतिक कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है, ठीक है। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जो डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनको जाना जाता है। 1969 में इसरो का संगठन किया था इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं नासा, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन को संक्षेप में नासा कहते हैं।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है। जो नासा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व वैमानिकी तथा यूरोप संशोधन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना था। नासा का गठन 19 जुलाई 1958 में किया गया। ठीक है, जो नासा का गठन था 19 जुलाई 1958 में किया गया। इसके कार्यक्रमों में अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष शटल प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।